हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए और आप हैं मेरे चैनल लेट्स अचीव टुगेदर पे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेव इनकम टैक्स। दोस्तों, ये इनकम टैक्स रिटर्न के वीडियो चैप्टर का पार्ट 3 है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम अपना इनकम टैक्स कैसे कम कर सकते हैं और रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल खोल लिया है। सबसे पहले यहाँ राइट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है लॉग इन ईयर का, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ हमें अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप जब इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं तब आपको ये यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है। आप पार्ट 1 देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि रजिस्टर कैसे करते हैं खुद को ई फाइलिंग पोर्टल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पर ऊपर भी आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दूंगा, जो और जो कैप्चा शो कर रहा है ऊपर सेम यही डाल दूंगा और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड या कैप्चा डाल दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है और चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। सबसे पहले यहाँ जो ई फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है इसमें इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपका पैन शो कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न भर रहे हैं तो 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आईटीआर फॉर्म नंबर। आईटीआर 1 उनके लिए होती है जिनकी 50 लाख तक इनकम होती है सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से एंड अदर सोर्सेज से, और जिनकी एग्रीकल्चर से 5,000 तक इनकम होती है। तो हम आईटीआर 1 की बात कर रहे हैं तो इस वीडियो में तो आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फाइलिंग टाइप, ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न, सबमिशन मोड। हम ऑनलाइन प्रिपेयर करें तो प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ के यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये प्रीफिल कंसेंट मांग रहा है, इसमें चेकबॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आपकी रिटर्न खुल गई है। तो जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने उस वीडियो में पूरी रिटर्न को डिटेल में कवर किया है। हर एक पार्ट के बारे में डिटेल्स में बताया है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले पार्ट को छोड़ के। इसलिए इस पार्ट में मैं रिटर्न के एक्सप्लेनेशन पर फोकस नहीं करूंगा। मेरा इस पार्ट में फोकस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्स सेविंग एंड रिटर्न ई वेरिफिकेशन पर ही रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी किसी पार्ट में डाउट आता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पर भी ऊपर आ रहा होगा। तो देखिए ये 9 पार्ट में है रिटर्न। पहला है इंस्ट्रक्शन। यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जिनको आप पढ़ के यहाँ नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज है जनरल इन्फॉर्मेशन। इस पार्ट में आपकी बेसिक डिटेल्स शो करेगा और इस पार्ट में कुछ डिटेल देनी है। यहाँ आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें फाइल इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है। तो हम ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर रहे हैं तो 139(1) सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, अगर आप पर यहाँ नीचे दी गई तीनों कंडीशन में से कोई भी अप्लाई होता है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे और ये पार्ट फिल करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर देंगे। हम नो सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट पर चले जाएंगे। उसके बाद रिटर्न का मेन पार्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। इस पेज में हमें अपनी इनकम एंड डिडक्शंस की डिटेल डालनी है और लास्ट में टोटल टैक्स बता देगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि मैं इस आईटीआर चैप्टर में 2 सिचुएशन को कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट सिचुएशन उन लोगों के लिए जिनकी टोटल इनकम 5,60,000 तक है, सैलरी से 5.5 लाख तक और बैंक इंटरेस्ट से 10,000 तक। और ये भी हम मान रहे हैं हम इस सिचुएशन में कि उनकी कोई डिडक्शंस नहीं है और कोई टीडीएस नहीं कटा है। उसके बाद सेकंड सिचुएशन उनके लिए जिनकी टोटल इनकम 5.5 लाख से ऊपर है, इनकम सोर्स सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और बैंक इंटरेस्ट है। और इस सिचुएशन में मान रहे हैं कि उनकी डिडक्शंस हैं कुछ कुछ, जैसे कि पीएफ, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और जिनका टीडीएस भी कटा है कुछ सैलरी पर। तो सिचुएशन 1 मैंने पार्ट 2 में कवर किया है और दिखाया था कि कैसे हम जीरो टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं चाहे आपके पास कोई डिडक्शंस ना हो। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ सेकंड सिचुएशन, और रिटर्न फाइल करते करते ये भी बताऊंगा कि हम अपना टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं या कर सकते थे। लास्ट में बताऊंगा कि रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है ग्रॉस सैलरी। तो सैलरी से इनकम मान लेते हैं 10 लाख और यहाँ डाल देंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ऐसा हमारा कुछ है नहीं तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद है अलाउंसेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो यहाँ पे कुछ अलाउंसेस की लिस्ट दी गई है, तो जो भी आप पर एप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एचआरए क्लेम करने वाले हैं तो सेक्शन 10(13)(a) वाला अलाउंसेस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1,20,000 है एचआरए क्लेम करने वाला हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ नेट सैलरी शो कर रहा है, ग्रॉस सैलरी में से एग्जेम्प्टेड सैलरी माइनस करने के बाद जो आएगी। फिर है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 तक की होती है, अगर आपकी सैलरी से इनकम है तभी आपको मिलता है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है।
प्रोफेशनल टैक्स कोई है नहीं हमारा। तो लास्ट में बता रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 3 - 4, यानी नेट सैलरी में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के माइनस करने के बाद जो बचेगा वो यहाँ पे शो कर रहा है 8,30,000, 8,80,000 में से 50,000 माइनस करने के बाद। उसके बाद है पार्ट बी, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रहते हैं, तो ये सिलेक्ट करेंगे तो ये पार्ट अनलॉक हो जाएगा। तो आपको यहाँ एक डिडक्शन अलाउड होती है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यानी आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट आता है, तो आप यहाँ उसको क्लेम कर सकते हैं। इसकी दो मैक्सिमम लिमिट है, 2 लाख और 30,000। अब किस कंडीशन में 2 लाख है और किस कंडीशन में 30,000 वो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। 2 लाख के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने जो कैपिटल बोरो की है वो खरीदने और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ली हो। लोन जो है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया होना चाहिए और लोन लेने के 5 साल के अंदर वो एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। 30,000 लिमिट उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो कैपिटल है वो अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले ली हो हाउस प्रॉपर्टी परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर जो लोन लिया है वो लिया तो 1 अप्रैल 1999 के बाद है लेकिन वो सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर के पर्पज के लिए लिया है, मतलब घर परचेज करने के लिए नहीं लिया, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया हुआ है। और अगर जब लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके लिए 30,000 लिमिट अप्लीकेबल होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपके केस में जो अप्लाई हो उस हिसाब से आप यहाँ अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है एरियर अनरिलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। मान लो आप जिस घर में रहते हैं वो पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में लेट आउट था, यानी रेंट पर दिया हुआ था, पर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में खुद रहने लगे, तो आपको उस लेट आउट पीरियड का कुछ अनरिलाइज्ड रेंट मिला था फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो वो आपको अपने इनकम में शो करना होगा 30% माइनस करने के बाद। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो रही है यहाँ पर, जो कि हमें मिलती है लेट आउट की कंडीशन में। तो लास्ट में आपके अनरिलाइज वाली इनकम में से इंटरेस्ट माइनस करके यहाँ शो कर देगा इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी में। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक ही अलाउड होती थी यहाँ क्लेम करना, पर फाइनेंशियल ईयर 1920 से ये 1 से 2 कर दी गई है, यानी अगर पहले आपके पास 2 प्रॉपर्टी थी और दोनों में आप रहते थे यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो आपको आपकी एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाती थी और दूसरी प्रॉपर्टी लेट आउट मानी जाती थी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता था। पर अब 2 प्रॉपर्टी तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्लेम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं सेकंड का ऑप्शन है। सेकंड है लेट आउट। लेट आउट सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा पार्ट अनलॉक हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपना ग्रॉस रेंट डालना है। इसको दो तरीके से निकाल के देखा जाता है दोस्तों, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। दोनों में से हायर जो होता है वो यहाँ शो करना होता है। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं आप यहाँ ऊपर राइट साइड में देख सकते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी लोकल अथॉरिटी ने कोई सर्वे कराया हुआ है उधर बिल्डिंग्स का और उसके बाद उसकी वैल्यू डिसाइड की गई है तो उसको म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फेयर रेंट, यानी आपके आसपास के एरिया में सेम प्रॉपर्टी का जो रेंट चल रहा है, तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब आते हैं एक्चुअल रेंट पर, जो कि आप यहाँ राइट साइड में नीचे देख सकते हैं। टोटल रेंट फॉर द ईयर माइनस अनरिलाइज रेंट, यानी जो आपको पूरे साल का रेंट मिला है वही आपका एक्चुअल रेंट होगा, लेकिन आपको पूरे साल के रेंट में से कुछ महीनों का रेंट या कुछ पैसे आपके टेनेंट ने नहीं दिए कितनी बार मांगने के बाद और आपको लगता है वो नहीं मिलेंगे, तो उसको आप टोटल रेंट में से माइनस कर सकते हैं एज अनरिलाइज रेंट। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपका एक्चुअल रेंट होगा। तो दोस्तों इन दोनों पार्ट यानी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जिसका भी अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद ज़्यादा होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, जो कि आपको यहाँ शो करनी होगी। उसके बाद है टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी। अगर आपने कोई लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स दिया है तो वो यहाँ क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद निकल के आएगी आपकी एनुअल वैल्यू, यानी ग्रॉस रेंट में से जो टैक्स पे किया है वो माइनस करने के बाद फिर है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। लेट आउट के केस में आपको 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, जिसमें आप माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी लेट आउट है उसमें आपने कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर कुछ खर्चा किया होगा, इसलिए यहाँ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देते हैं खुद ही। उसके बाद है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। दोस्तों जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कुछ लिमिट डिसाइड थी 30,000 और 2 लाख की, लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है। जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है प्रॉपर्टी के लोन पर तो उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है एरियर अनरिलाइज रेंट। अगर आपको पुराने किसी साल का कोई रेंट जो कि अनराइज था वो मिला है फाइनेंशियल ईयर 1920 में, तो आपको अपने इनकम में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिस साल का वो अनरिलाइज रेंट था तब आपने अपनी वो इनकम में शो नहीं किया होगा, माइनस कर लिया होगा एक्चुअल रेंट में से। तो लास्ट में देखिए बता रहा है कितना आपका टोटल टैक्सेबल इनकम हो रही है अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है, डीम लेट आउट। दोस्तों इसकी बात डेफिनेशन अलग है, बाकी ये सेम लेट आउट जैसा ही है, सब कुछ सेम रहेगा ये ऑप्शन में जैसे लेट आउट में था। अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टी है और आप तीनों में रहते हैं तो उनमें से कोई 2 प्रॉपर्टी तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्लेम कर पाएंगे, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो डीम लेट आउट हो गई है, यानी उसको लेट आउट मान लिया जाएगा और उसका रीजनेबल रेंट निकाल कर यहाँ इनकम में शो करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो तीनों ऑप्शन हो गए। अब हम मान लेते हैं हमारे पास कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ लेट आउट सेलेक्ट कर लेंगे। 2,40,000 हमें रेंट मिला,
50,000 हमने लोकल टैक्स अथॉरिटी को टैक्स दिया। उसके बाद देखिए आपकी एनुअल वैल्यू 1,90,000 शो कर रहा है, यानी 2,40,000 में से 50,000 तक के लोकल अथॉरिटी का टैक्स माइनस करने के बाद उसके बाद देखिए 30% एनुअल वैल्यू यहाँ ऑटो कैलकुलेट करके इसने माइनस कर दिया है। उसके बाद कोई इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरो कैपिटल है तो यहाँ क्लेम कर लेंगे। उसके बाद है एरिया एनराइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा कोई है नहीं तो उसको 0 रहने देंगे। उसके बाद देखिए लास्ट में इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी शो कर रहा है 1,33,000, यानी इन्होंने 1,90,000 में से 57,000 माइनस करने के बाद 1,33,000 हमारी ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दोस्तों अगर आपका ये माइनस फिगर आ गई है तो आपका लॉस हो रहा है, जो कि आप 2 लाख तक यहाँ क्लेम कर सकते हैं, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा लॉस है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर ITR 2 में। तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन इस पार्ट के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। जैसे हो सकता है कि घर का कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ पार्ट लेट आउट है, या एक सिचुएशन हो सकती है साल में कुछ महीने लेट आउट था और कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कुछ महीने रेंट मिला और कुछ महीने वैकेंट था हाउस। तो ऐसे अगर आपकी कोई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ पर ऐसे ही कुछ सिचुएशन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका क्लियर कर पाऊँ तो। उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपकी अगर किसी अदर सोर्स से इनकम हुई है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाल दूंगा। ये मान रहा हूँ कि मेरे 10,000 बैंक से इंटरेस्ट मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ की ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है, सैलरी वाली, हाउस प्रॉपर्टी वाली और अदर सोर्स वाली। उसके बाद डिडक्शंस, तो चलिए यहाँ पे कुछ डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं। मान लेते हैं 20,000 रुपये हमारा PF कटा है, 50,000 रुपये हमने पेंशन फंड में इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद हम कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट किया है, उसके लिए हमें 80D शेड्यूल भरना पड़ेगा। तो चलिए 80D शेड्यूल में चलते हैं। तो यह है 80D शेड्यूल। तो मैं यहाँ पहले केस से मान लेता हूँ मेरी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है पेरेंट्स को छोड़ के, और यहाँ पे नेक्स्ट नो सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस पार्ट में हमें डालना होगा कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे कितने पैसे खर्च किए हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कितने खर्च किए हैं। तो मैं मान लेता हूँ हमने हेल्थ इंश्योरेंस में 10,000 दिए हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया 5,000 का। तो देखिए इस पार्ट की मैक्सिमम लिमिट 25,000 है, पर हमारा 15,000 है तो हम 15,000 क्लेम करेंगे। सेकंड पार्ट में मान लूंगा कि मेरे पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है और यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पार्ट अनलॉक हो जाएगा। इस पार्ट में हमें डालना है कि हाँ हमने हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना एक्सपेंस किया या प्रीमियम दिया है, उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कितने पैसे दिए हैं या मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कितने दिए हैं। तो मान लेते हैं हमने हेल्थ इंश्योरेंस में 30,000 पे इन्वेस्ट किए हैं। वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में यहाँ क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर 5,000 क्लेम कर चुके हैं। तो 5,000 तक ये अलाउड होता है। अगर हम या तो मैं ऊपर 2,500 क्लेम कर सकता हूँ और 2,500 नीचे क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन 5,000 ऊपर क्लेम कर लिया तो यहाँ पे कुछ क्लेम नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद है मेडिकल एक्सपेंडिचर, मान लेते हैं यहाँ पे 5,000 रुपये हमने खर्च दिए मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए। तो देखिए हमारा टोटल ATD में 50,000 तक का डिडक्शन हो गया है। तो चलिए वापस चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे ऑटो फिल हो गया है ATD में 50,000 रुपये। उसके बाद ATD में कुछ क्लेम कर लेंगे। अगर हमने किसी डिपेंडेंट पर्सन जिनको डिसेबिलिटी है उनके मेंटेनेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंस किए हैं तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। मैं यहाँ 40,000 क्लेम कर लेता हूँ। उसके बाद ATG डोनेशन में कुछ डाल देते हैं, तो उसके लिए हमें ATG डोनेशन शेड्यूल भरना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं ATG शेड्यूल में। तो अगर आपने कोई डोनेशन की है तो आप यहाँ क्लेम कर लेंगे। मैं फर्स्ट पार्ट में मान लेता हूँ 100% वाले चैरिटेबल फंड में मैंने 3,000 डोनेशन दिया है, 2,000 कैश से और 1,000 ऑनलाइन। सबसे पहले यहाँ डोनी नेम डाल लेंगे, मैं यहाँ पे ABC डाल देता हूँ। उसके बाद डोनेशन से कैश में मान लेता हूँ मैंने 2,000 रुपये दिए हैं और ऑनलाइन मोड से दिए हैं 1,000 रुपये। तो देखिए आगे क्या फ़र्क आता है। तो चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाले पार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे 3,000 ऑटो अपडेट हो गया है। उसके बाद है ATGGA सर्टेन डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए ATGGA शेड्यूल भरना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं ATGGA शेड्यूल क्या है। तो ये ATGGA शेड्यूल, तो अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए हैं तो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो हमने कोई पैसे नहीं दिए तो हम यहाँ क्लेम नहीं करेंगे। चलते हैं कंप्यूटेशन में इनकम टैक्स वाले पार्ट पे दोबारा। उसके बाद ATTTA में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये क्लेम कर लेंगे। बेसिकली यहाँ जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट में 10,000 दिखाए थे वो यहाँ पे डिडक्शन से अलाउड हो जाएगा, क्योंकि 10,000 तक इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट में डिडक्शन अलाउड होता है। अगर 10,000 से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या 12,000 है तो मान 10,000 डिडक्शन में अलाउड हो जाएगा, अब 2,000 रुपये टैक्स लगेगा। उसके बाद देखिए लास्ट में टोटल डिडक्शन शो कर रहा है। दोस्तों इस पार्ट में मैं आपको यहाँ इन दोनों डिडक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट ऑन लोन था और यहाँ पे भी है।
तो ऊपर वाले इंटरेस्ट पार्ट लिमिट के बारे में तो मैंने ऊपर बता दिया था, इस पार्ट के बारे में बता देता हूँ इनकी क्या लिमिट है और कंडीशंस क्या हैं। तो 80 में आपको 50,000 और 80 में 1.5 लाख तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाती है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले पार्ट में 30,000 और 2 लाख तक की लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको ये नहीं बेनिफिट मिलता। तो आप इस पार्ट में यानी 80 में 50,000 और 80 में 1.5 लाख तक इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप लेफ्ट में देख सकते हैं 80 के लिए, और राइट साइड में देख सकते हैं 80 ए के लिए। 80 के लिए जो एलिजिबल हैं उनका लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन हुआ होना चाहिए। लोन अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और परचेजर जो है फर्स्ट टाइम होम बायर होना चाहिए। 80 के लिए वो लोग एलिजिबल हैं जिनका लोन जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 में सैंक्शन हुआ होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो कारपेट एरिया है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 स्क्वायर मीटर से मेट्रो सिटी में और 90 स्क्वायर मीटर से अदर सिटी में। और ओनली इंडिविजुअल को ये अलाउड होता है ये, और कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए लोन सेक्शन के टाइम पे। तो ये था जो मुझे बताना सही लगा कन्फ्यूजन न क्रिएट होने के लिए। तो देखिए यहाँ टोटल इनकम दिखा रहा है B4 माइनस C1, ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस कर दिया इन्होंने। उसके बाद है एग्जाम्प्ट इनकम, जो कि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होती है। इसका इनकम टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मान लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम से हमारी 5,000 तक इनकम है, तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद लास्ट है पार्ट डी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो सबसे पहले है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। यहाँ पर 72,500 टैक्स बन रहा है इस सिचुएशन में। तो यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया है इन्होंने। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 0। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से 12,500 टैक्स हुआ। उसके बाद 5 लाख से 8 लाख तक पर 20% टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से 60,000 टैक्स हुआ। तो यानी टोटल होके 72,500 हो गया। उसके बाद रिवेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिला है, क्योंकि हमारी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है। उसके बाद D3 में सेम वही टैक्स अमाउंट शो कर रहा है। फिर D4 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% लगता है D3 का, जो कि यहाँ शो कर रहा है। फिर है D5 टोटल टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 72,500 प्लस 2900। D6 अगर कोई रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 तो यहाँ क्लेम कर लेंगे। उसके बाद बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ, जो कि सेम आ रहा है क्योंकि हमने कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया है। फिर आते हैं इस पेज के मेन पार्ट पे, इंटरेस्ट पार्ट। तो दोस्तों ये पार्ट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही पार्ट है जहाँ पर आपने अगर अपना टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेशन ठीक लगाया होगा तो यहाँ पे जो पार्ट में टैक्स बन रहा है उसको आपने सेव कर लिया होगा। अगर नहीं भी सेव किया तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद अपना टैक्स सेव कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है वो बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ में जो अमाउंट आ रहा है उस पर कैलकुलेट कर रहा है, पर एक्चुअल में इस अमाउंट पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ में से जो नेक्स्ट पेज पर जो भी टैक्स क्लेम करेंगे, जैसे कि TDS, TCS, एडवांस एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उन सब का टोटल माइनस करने के बाद जो टैक्स बचता है उस पर चार्ज करता है। क्योंकि अभी हमने कोई टैक्स क्लेम नहीं किया नेक्स्ट पेज पर, इसलिए यहाँ पर इस अमाउंट पर कैलकुलेट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये टैक्स डिटेल वाले पेज में 5 पार्ट हैं। पहले पार्ट में TDS ऑन सैलरी कटा है तो यहाँ क्लेम कर लेंगे। सेकंड पार्ट में सैलरी से अलग कहीं TDS कटा है तो यहाँ क्लेम करेंगे। थर्ड पार्ट में TDS ऑन रेंट कटा है तो यहाँ क्लेम करेंगे। फोर्थ पार्ट में किसी ने आपका TCS को अलग किया है तो आप यहाँ क्लेम करेंगे। और लास्ट फिफ्थ पार्ट में कोई एडवांस से सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट किया है तो यहाँ क्लेम करेंगे। तो हम यहाँ पर TDS ऑन सैलरी कुछ क्लेम करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ हमारा 4,400 TDS कटा है सैलरी पर। और फिर आप वापस चलेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाले पार्ट पे। तो देखिए इंटरेस्ट अमाउंट कम हो गया है। ये जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है वो 75,400 में से 60,400 जो हमने TDS क्लेम कर रहा है उसको माइनस करने के बाद 15,000 जो बच रहा है उस पर कैलकुलेट कर रहा है। तो दोस्तों D7 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 0 दिखा रहा है, क्योंकि हम ड्यू डेट से लेट रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर लेट फाइल कर रहे होते तो ये 1% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता। उसके बाद है D8 और D9। D8 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, ये नॉन डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स और बैलेंस टैक्स के लिए होता है। और D9 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, ये नॉन डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स के लिए होता है। इन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% होता है। तो पहले बात करते हैं D8 के बारे में। तो अगर आपका जो भी टैक्स बन रहा है यानी 75,400, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च 2020 से पहले किसी भी तरह, चाहे TDS कटा हो, TCS कटा हो या एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया हो, किसी भी तरह गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा होगा, तो ये यहाँ 1% पर मंथ के हिसाब से एप्लीकेबल टैक्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे हमारे केस में 75,400 में से 4,400 TDS की मोड से गवर्नमेंट को पहुंच गया है तो बचा 15,000। तो यहाँ पर बचे हुए 15,000 पर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक, 7 मंथ का। उसके बाद है D9 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। तो दोस्तों ये नॉन डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट के लिए होता है।
अगर आपको पता है कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी रिटर्न फाइल करते वक्त 10,000 से ऊपर होगी, सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अगर आपको पता है कि आपका टोटल टैक्स 10,000 से ऊपर बनेगा तो आपको आपका टैक्स एडवांस में जमा करना होता है इंस्टॉलमेंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि हमारे केस में तो 75,400 हो रहा था, लेकिन हमारा 4,400 टीडीएस कटा है, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 15,000 बन मानी जाएगी। तो हमें ये टैक्स एज एडवांस चेक डिपॉजिट करना चाहिए था, क्योंकि ये भी 10,000 से ऊपर ही जा रहा है। तो हमने कोई एडवांस चेक डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है अंडर सेक्शन 234C में। मैं दिखा देता हूँ कि इन्होंने यहाँ कैसे कैलकुलेट किया है। 753 जो आ रहा है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4, उसके बाद है ड्यू डेट्स क्या है एडवांस तक डिपॉजिट करने की, उसके बाद है डिपॉजिट परसेंटेज, यानी कितने परसेंटेज तक डिपॉजिट हुआ होना चाहिए था ड्यू डेट्स पर। 15 जून तक 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी यानी 2250 पहुंच जाना चाहिए था गवर्नमेंट के पास एज एडवांस टैक्स। 15 सितंबर तक 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी यानी 6750। अगर हम पहली इंस्टॉलमेंट पे कर चुके होते तो हमें 30% और पे करना होता, सेकंड इंस्टॉलमेंट में नहीं करी तो 45% जमा करना चाहिए था। 15 दिसंबर तक 75% तक। अगर हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इंस्टॉलमेंट पे करी होती तो यहाँ हमें 30% और डिपॉजिट करना होता, लेकिन हमने नहीं करी तो 15 दिसंबर तक 75% जमा करना चाहिए था, यानी 11,250। और 15 मार्च तक 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी यानी पूरे 15,000 गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए था एज एडवांस टैक्स। अगर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों इंस्टॉलमेंट पे करी होती तो हमें यहाँ 25% और जमा करना होता, मगर हमने नहीं करी तो 100% जमा करना चाहिए था। पर हम समझदार, हमने करी नहीं, तो लग गया इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C के अंडर। तो पहले इंस्टॉलमेंट स्किप करी तो 3 महीने का 1% पर मंथ के हिसाब से 67.50 इंटरेस्ट लग गया, क्योंकि अब वो एडवांस टैक्स आप 3 महीने तक होल्ड रखेंगे और उसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे। उसके बाद हमने सेकंड भी स्किप करी तो 6750 होल्ड कर दिया हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट तक, 3 महीने का यहाँ भी इंटरेस्ट लग गया 1% पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद थर्ड भी स्किप कर दी तो 11,250 भी होल्ड कर लिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक, तो यहाँ भी 3 महीने का इंटरेस्ट लग गया 1% पर मंथ के हिसाब से। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी स्किप कर दी तो यहाँ 1 महीने का लग गया 15,000 पर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। तो ये सारा इंटरेस्ट टोटल होकर 757.50 बन रहा है, और हमारा यहाँ पे 753 बन रहा था। तो 4-5 रुपये का फर्क हो जाता है, क्योंकि ये कुछ राउंड ऑफ फिगर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों सेक्शन के अंडर यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ मैं कुछ टीडीएस बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। तो मैं इसमें 5,000 बढ़ा देता हूँ और मान लेता हूँ कि मेरा टीडीएस 60,400 नहीं 65,400 कटा था। तो देखते हैं आगे क्या चेंजेस हुए हैं। चलते हैं वापस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाले पार्ट पे। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कम हो गया है, क्योंकि अब ये 15,000 के बजाय 10,000 पे यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। तो चलते हैं दोबारा एक बार टैक्स वाले पार्ट पे। तो मैं यहाँ पर टीडीएस पार्ट में सिर्फ अब 1 रुपये और बढ़ाता हूँ और मान लेता हूँ कि मेरा 65,401 रुपये टीडीएस कटा था। तो वापस चलते हैं आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, आपका इंटरेस्ट पार्ट जीरो हो गया है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। इसमें दो चीज़ें अप्लाई हुई, एक तो टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे हो गई, इसलिए एडवांस टैक्स पर इंटरेस्ट नहीं लगा और जीरो हो गया। और सेम चीज़ ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 के साथ है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी रिटर्न फाइल करते वक्त 10,000 से नीचे होती है तो हम आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे टैक्स डिपॉजिट ना करने का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों, अगर आपने सही एस्टिमेट लगा लिया अपनी टैक्स लायबिलिटी का तो आपको टैक्स सेव हो सकता है। यानी अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे रखी है तो आप यहाँ पर अपना टैक्स सेव कर सकेंगे, नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे 1 रुपया भी ऊपर हो, पूरे 10,000 पे इंटरेस्ट देना होगा। जैसे कि इस केस में अगर हमने सही एस्टिमेट किया होता और माना होता कि हमारा 75,400 टैक्स बनेगा और उसमें से 60,400 तक तो टीडीएस से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी टैक्स लायबिलिटी 15,000 बनेगी। तो अगर हमने सिर्फ 5,000 एज एडवांस तक डिपॉजिट किया होता तो यहाँ जो हमारा 15,000 पर 1803 एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा था तो वो सेव हो सकता था। तो मैं वापस टैक्स ठीक कर देता हूँ, 60,400 डाल देता हूँ नेक्स्ट पेज में। उसके बाद है फी अंडर सेक्शन 234F। अगर आप ड्यू डेट्स के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइन लगता है, जो कि यहाँ शो करेगा। उसके बाद है टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल, इन चारों का टोटल शो कर देगा यहाँ पे। उसके बाद है लास्ट, जहाँ आपका टोटल टैक्स प्लस फी प्लस इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो ये आपका मेन पार्ट खत्म हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज के बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। उसके बाद है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पार्ट। तो देखिए यहाँ पे टोटल टैक्सेस दिखा रहा है पिछले वाले पेज से फिगर लेके, जो कि हम टीडीएस क्लेम किया था इसलिए टीडीएस दिखा रहा है 4,400। और यहाँ पे टोटल टैक्सेस पेड दिखा रहा है, जो कि सेम है क्योंकि हमने हमारा कोई और कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद है अमाउंट पेबल, जो कि 16,800 दिखा रहा है। तो ये कैलकुलेट कैसे कर रहा है, D11 माइनस D12। D11 क्या है, जो कंप्यूटेशन और इनकम टैक्स वाले पार्ट में यहाँ लास्ट में
जो 77,203 आ रहा था उसमें से D12 यानी टोटल टैक्स पेड जो ये वाला पार्ट है माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ शो कर रहा है अप्रॉक्सीमेट अमाउंट। तो ये जो बैलेंस टैक्स है वो आप ई पे टैक्स पे क्लिक करके अपना बैलेंस टैक्स पे कर सकते हैं। वो बैलेंस टैक्स पे हो जाने के बाद आपका जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ टैक्स डिटेल वाले पेज में यहाँ लास्ट में अपडेट हो जाएगा, जो कि यहाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ टीडीएस सैलरी वाले पार्ट में टीडीएस अमाउंट बढ़ा दूंगा ताकि हमारा कोई टैक्स ना बने। तो मैं यहाँ पे 15,000 जो हमारा टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस आ रहा था उसको बढ़ा दूंगा, इसको 60,000 से 75,000 कर दूंगा। उसके बाद देखिए जो हमारा ऑन पेबल था वो जीरो दिखा रहा है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना हमें। उसके बाद देखिए रिफंड है, अगर आपको कोई रिफंड बन रहा है तो आपको यहाँ शो कर देगा। उसके बाद पार्टी अदर इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको आपकी बैंक डिटेल डालनी है और लास्ट में आपको वो अकाउंट के आगे टिक करना है जिसमें आप अपना रिफंड चाहते हैं अगर कोई बन रहा है तो। उसके बाद है वेरिफिकेशन, यहाँ आपका नाम शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम शो कर देगा। यहाँ पर सेल्फ फंड रिप्रेजेंटेटिव जिस कैपेसिटी से आप रिटर्न भर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन शो कर देगा आपका। उसके बाद यहाँ अपना प्लेस डाल लेंगे। उसके बाद ये डेट ऑटो फिल कर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ लास्ट में आप वेरिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि आप अभी अपनी ऑनलाइन रिटर्न वेरीफाई करवाना चाहते हैं या रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन वेरीफाई करवाना चाहते हैं। और लास्ट में ऑप्शन है आप ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करवाना चाहते, हार्ड कॉपी में साइन करके सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर भेजना चाहते हैं बेंगलुरु। तो हम यहाँ सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आप आराम से रिटर्न वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पॉपअप से जो आ रहा है उसमें ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी रिटर्न का प्रीव्यू वर्जन खुल जाएगा, आप पूरी रिटर्न को एक बार चेक कर सकते हैं और लास्ट में जाके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करके अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी और आपके पास टाइम होगा 120 दिन का अपनी रिटर्न को ऑनलाइन वेरीफाई करवाने का। दोस्तों मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे करते हैं ई वेरीफाई, लेकिन दिखाने के लिए मुझे पहले ये डाटा चेंज करना पड़ेगा, वरना अगर इस डाटा के साथ रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरे घर पे नोटिस आ जाएगा। तो मैं अपनी इनकम डिटेल्स के हिसाब से रिटर्न फाइल करूंगा, तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी इनकम के हिसाब से रिटर्न फाइल कर ली है और यहाँ पर फाइनेंस सबमिट करने के लिए तैयार हूँ मैं, और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारी रिटर्न फाइल हो गई है। यहाँ सबसे पहले कह रहा है कि आपकी रिटर्न अपलोड हो गई है और आपकी ट्रांजेक्शन आईडी ये है। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको एक कंफर्मेशन मेल भेज दिया गया है एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड ITR 5 के साथ में आपकी मेल आईडी पे। उसके बाद कह रहे हैं कि आपने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करवाया है, तो क्लिक करें यहाँ पे अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करवाने के लिए। हम यहाँ पे ई वेरीफाई नहीं करवाएंगे रिटर्न को, उसके लिए चलेंगे माई अकाउंट पे और यहाँ जो ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने रिटर्न को ई वेरीफाई करना पेंडिंग है वो शो कर रहा है। सबसे पहले है पैन, आपका यहाँ पे पैन शो करेगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर रिटर्न भर रहे हैं उसका असेसमेंट ईयर, ITR फॉर्म नंबर, कौन सी ITR भरी थी आपने, उसके फाइलिंग डेट, कौन सी डेट को फाइल किया है, फाइलिंग टाइप कौन सी थी, ओरिजिनल थी कि रिवाइज रिटर्न थी। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर शो कर देगा यहाँ पे। फिर स्टेटस क्या है, ITR फाइल की है कि नहीं की, हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पे स्टेटस शो कर देगा। उसके बाद ई वेरीफाई लास्ट में, जिसपे हमें क्लिक करके हमने रिटर्न को ई वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ क्लिक कर देंगे ई वेरीफाई पे। तो ई वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपका पैन शो कर रहा है, असेसमेंट ईयर शो कर रहा है, ITR कौन सी फाइल करी है वो शो कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर शो कर रहा है। और यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है आप किस तरीके से अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करवाना चाहेंगे। मैं तो आधार के OTP से वेरीफाई करवाना चाहता हूँ, तो मैं थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करिए अपना OTP जनरेट करने के लिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना OTP डालना है, जो कि मैं आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, जो कि रजिस्टर्ड आपके आधार कार्ड से। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरे को OTP आ गया है। तो मैंने अपना आधार OTP डाल लिया है। उसके बाद यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपका ई वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, जो कि आपने आधार OTP से करवाया है। उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी शो कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजा जाएगा शॉर्टली ईमेल पे। उसके बाद कह रहे हैं कि आप अपनी सबमिटेड रिटर्न देख सकते हैं माई अकाउंट में जाके। तो चलिए माई अकाउंट में चलते हैं। यहाँ पे जाना है हमें व्यू ई फाइल रिटर्न पे। यहाँ पे सबसे पहले आपका पैन शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आपने अभी तक जितनी भी रिटर्न फाइल करी है वो यहाँ पे शो कर देगा और उनका यहाँ स्टेटस शो कर देगा कि आपकी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई कि नहीं हो गई। तो देखिए जो अभी हमने रिटर्न वेरीफाई करी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।